खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मी बड़ी साहब, तर मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें और फिर हम अपने दो मौजूद मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाता हूँ। तर्जमान पाक फ़ौज का बयान आया है, दोबारा PTI के बयानी को फिर उन्होंने रबिश किया है। इसकी क्या अहमियत है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके साथ पंजाब में पास होने वाले बजट की क्या कोई कानूनी हैसियत होगी? 2 असम्बलियाँ लगी हुई हैं। खैर से ये क्या ड्रामा है? मून इस्लाही साहब की क्या गिरफ्तारी होने वाली है इस वक्त? राइट नो परहैप्स वो FIA के दफ्तर में। और पावर सेक्टर के मसाइल कैसे हल होंगे? मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, प्रेसिडेंट NDU हैं और साबिक कोर कमांडर हैं, और साथ ही हमारे शिबली फराज साबिक वफाकी वज़ीर हैं और PTI के रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं आपसे पहले शुरू कर लेता हूँ। ये क्या बयान बार बार आ रहा है? जी जनरल साहब, मैं आपसे पहले यानी शुरू करता हूं कि ये फरमाइए कि ये पहले भी वो बार बार कह चुके हैं और फिर क्यों इसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत आती है, और आपका इस हवाले से टेक क्या है? आप दो चूँकि नुक्ता नज़र है, एक PTI का और एक हमारी फ़ौज का, तो आप इसको कैसे देखते हैं जनरल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 दफ़ा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें एक ही चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो हमारी तरफ से जो सिफारती जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि इस डिप्लोमेटिक केबल में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, और जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई उस पर सख्त एतराज़ किया गया और उसके खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया, जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिमार्शे कहते हैं। और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ये डिमार्शे था। और साथ साथ उसमें ये भी कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि इस तरह के धमकियामेज़ बयानात और ज़ुबान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है और इसको मज़ीद जो है आगे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब साथ साथ ये बताता चलूँ कि देखिए, इसका मसला ये है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में, वो हमारे पॉलिटिशियन हजरात से, ख़ास तौर पर जो लॉ मेकर्स हैं, जिसमें MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, MPAs हैं, उनसे माजी में भी मिलते रहे हैं और शायद आइंदा भी। नए एम्बेसडर साहब जो आए हैं तो उन्होंने कहा कि हम उनसे मुलाकात करेंगे परसेप्शंस लेने के लिए और साथ साथ उनको आगे भेजने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोटोकॉल्स हमारे पास नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के बड़े क्लियर प्रोटोकॉल्स हैं कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को किसी भी फॉरेनर के साथ बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर सरकारी काम के उनके साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं है। और अगर कहीं मुलाकात होती है तो उसको बाकायदा जो है उसके मिनट्स बनते हैं और वो अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर शेयर किया जाता है। अब सवाल आता है कि अगर इन डिप्लोमेट्स की, US डिप्लोमेट्स की या दूसरे डिप्लोमेट्स की मुलाकात होती है हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, तो क्या उनको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है? मसलन पार्टी लीडर से या नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली की स्पीकर से? और जिस मौज़ूआत के ऊपर उनकी बातचीत हुई है, क्या उनको वापस आके उनको ब्रीफ करना चाहिए या नहीं? इस पे मेरे ख्याल में बड़ा इब्हाम है। और मेरे ख्याल में जो PTI की डिमांड है कि इसमें एक जुडिशियल कमीशन का क़याम होना चाहिए जो कि इन तमाम बातों का जायज़ा ले और ये बताए कि आया कोई इसमें वाकई कोई साजिश हुई है या नहीं हुई। लेकिन ये कहना कि इसमें कोई पाकिस्तान की किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई किरदार अदा किया या इस तरह की साजिश को सपोर्ट किया, वो मेरे ख्याल में गलत होगा और मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिबली फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव थे इमरान खान साहब, दर्जनों मरतबा उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, डोनाल्ड डू ने मरासला भेजा, और गालिबन जिसके मंदरजात मैंने देखे तो नहीं, सुने हैं कि ये लफ्ज़ कहा था अगर इमरान खान रहा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं रहा तो माफ़ कर देंगे। तो अब आप क्या फरमाते हैं? आर्मी चीफ DG HPR साहब ने तो वाज़ेह लफ्ज़ पे कह दिया ना कोई साजिश हुई, ना कोई ऐसी बात थी।
तो फैक्ट्स हैं क्या? क्या आपने वो मरासला खुद सुना है या पढ़ा है? इसको अवाम कैसे यकीन करे? जी देखें, ये बात है उस वक्त की जब हमारे आखिरी हफ्ते थे और हमें कैबिनेट में ये जो मरासला है इसके मंदरजात और इसका जो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये हमें बताए गए थे और उसमें बड़ा क्लियर था। नॉट ओनली कि उसमें ये कहा गया था अगर ये कामयाब ना हुई तो हम आपको फिर हेड ऑन लेंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था कि हम आपको हेड ऑन लेंगे। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक का वो एलिमेंट ही नहीं है या लैक ऑफ क्लैरिटी, जिसमें कि ये वहाँ के जो मिनट्स हैं जो कि भेजे थे हमारे सफीर ने, जो कि एंड ही स्टैंड्स बाय इट, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि ये इस तरह की बातें हुई हैं और इसी वजह से डिमार्श जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा भेजा गया। अब बात ये है कि जी देखें, इसमें एक ही दफ़ा, क्योंकि ये एक पहली बात तो ये कि एक अनहोनी बात नहीं है, अमेरिका या वेस्ट में कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, हमारे साथ में ईरान भी है, साउथ अमेरिका भी है, चिली है, वगैरह वगैरह, जिसमें रिजीम चेंजेस हुई हैं। क्योंकि जो भी इस तरह की कुव्वतें होती हैं वो अपनी एक सेटेलाइट स्टेट्स रखती हैं, वो उनको जिसको हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं, चाहे उस तरीके से वो आप पे डोमिनेट करें या आपको बाकी तरीकों से आपको वो शिबली फराज साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहीं से दोबारा शुरू करूँगा। आधी ब्रेक है, गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे शिबली फराज साहब और फिर हम जनरल साहब से भी एनलाइटन होते रहेंगे। हमारे साथ है ये। वेलकम बैक जी। शिबली फराज साहब, आप बात मुकम्मल करें फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जी इसका सबसे जो एक मुनासिब तरीका है, जिस तरह के हमने उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये लेटर भेजा, इसका सील एनवेलप हमने सेनेट चेयरमैन को भी, हमने नेशनल असेंबली में भी, तो उसका जो बेस्ट तरीका यही है कि इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसको कि चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में इस इशू को, ये बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जी, ये कोई किसी को हक ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो अपनी हमारे फौजकुशी कर दें हमारे मुल्क पे किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और मेरा ख्याल है कि इसके पूरे उसमें गहराई तक जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ और ये क्यों और आइंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि इस पे राब्ता शायद हमारा थोड़ी देर के लिए जो है वो मुनक़ता। मैं जनरल साहब से, आप जनरल साहब से बात को आगे बढ़ाएं। जनरल साहब, मैं ताहिर मलिक हूं, मैं क्योंकि ये बेशुमार दफ़ा सुना गया कि शिबली साहब वापस आए हैं। जी शिबली साहब, आप बात मुकम्मल करें जरा, थोड़ी देर के लिए राब्ता आपसे मुनक़ता हुआ था। जी, तो मैं ये कह रहा था जी कि इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो दो मुख्तलिफ किस्म के जो ओपिनियंस आए हैं उसमें जुडिशल कमीशन का बनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जिसको कि हम लाइटली नहीं ले सकते। ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई है, ये तो हमारी मुल्क की एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश की गई है। तो जब तक हम हकाइक को तय तक नहीं पहुंचेंगे तो हम इस चीज़ का शिकार आइंदा भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अच्छा शिबली साहब, सिर्फ एक इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा। मैंने जो सुना है उसमें लफ्ज अदम एतमाद भी लफ्ज लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। क्या आपने भी मंदरजात ऐसे ही पढ़े हैं या कोई मुख्तलिफ थे वो? नहीं जी, बिल्कुल। मैं तो आपको एक किस्म का वर्बैटम जो कि वो साइफर कहता है कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो वी विल टेक यू हेड ऑन। ये लफ्ज है हेड ऑन, मतलब है कि हम बराह रास्त हम आपके साथ देखेंगे और अगर ये कामयाब हो गई तो हम आपको माफ कर देंगे, यानी कि आपके फिर आपको सजा नहीं दी जाएगी सोटू से। तो ये तो क्लियर चीजें हैं जी जो हमने ये तो जो हमारे साथ शेयर की गई इंसल्टिंग ज़बान। जी मलिक साहब। अच्छा जनरल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी अवाम का बहुत कंसर्न है कि एक लफ्ज़ है धमकी अमेज़ खत, कुछ आपने भी इसका जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे सारे इदारे वहाँ पे बैठे हैं, सारे हेड बैठे हैं, वो धमकी है क्या? क्योंकि ये धमकी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क को क्या धमकी दे सकता है? देखिए, धमकियाँ तो हर किस्म की होती हैं और डिप्लोमेटिक जो धमकियाँ होती हैं वो तो देखिए अभी तक वो केवल डीक्लासिफाइड नहीं हुआ, अभी तक वो क्लासिफाइड है। कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने
मेरे ख्याल में उनको हक था तो उन्होंने कुछ डिक्लासिफाई कर दी है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक ये जुडिशल कमीशन बैठता नहीं है, जब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर फैसला नहीं होता, तो मेरे ख्याल में ये जवाब देना जो है ये बड़ा मुश्किल है कि भाई जो उस डिप्लोमेटिक केबल में धमकी दी गई है उसका जो है आगे से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या वो उसमें जो चेंज ऑफ रजीम है वो उसकी तरफ क्लियरली इशारा है, या वो सिर्फ धमकी की हद तक जो है मुनहसर है। तो मैं फिर शिबली साहब को सपोर्ट करूंगा कि बिल्कुल इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इसमें क्लैरिटी आए, और साथ साथ ये भी पता चले कि जो भी फाइनल उनकी रिकमेंडेशन है या उनका कोई असेंबली की जो रेजोल्यूशन की थी साबिका हुकूमत ने उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये उसी की वजह से जो है ये एक डिमांड हो रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और साथ साथ मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल DG ISPR के साथ ये एग्री करूंगा कि जो मुल्क के किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, चाहे वो जुडिशरी हो, आर्म फोर्सेस हो या कोई और इदारा हो, सोशल मीडिया के ऊपर बगैर किसी सबूत के उनको हरगिज मेरे ख्याल में टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी बल्कि शायद डेमोक्रेसी को भी ज़्यादा खतरात पैदा हो। अच्छा शिबली साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपने जो बात बताई कि एक इंटरनेशनल साजिश है, बात होगी, ठीक हो गया। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा हमें 6 महीने पहले मुझे पता था ये हुकूमत जा रही है। फवाद चौधरी ऑन रिकॉर्ड के हमारी इस्टेब्लिशमेंट से खटपट हुई है जिसके नतीजे से हम हुकूमत से गए हैं। तो दोनों में से सही बयानिया कौन सा है? देखिए जी, जहाँ तक शेख रशीद की बात है, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी रखते हैं और अपने व्यूज रखते हैं, और वो हमने देखा है कि वो हमेशा एक अपने इंडिपेंडेंट बयानात दे रहे थे, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोशिशें तो हो रही थी बड़े उससे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन चूंकि एक प्रोसेस था, उसके लिए उनको नंबर्स नहीं थे उनके पास, कोशिशें हुई, लेकिन जो फिर इस चीज़ को ये जो मटेरियलाइज करने की बात आई, तो वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो यही साबित करता है कि ये चीज़ हुई। और ये जो टाइमिंग ऑफ द लेटर ऑफ द मीटिंग, उसकी जो मंदरजात थे, उससे यही साबित होता है कि जी देखें, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म की चीज़ हुई, जिससे कि मतलब है हुकूमत तो बड़ी ठीक ठाक चल रही थी जी। मतलब है अगर आप कंपेयर करें जो जिस मेस में हम आ गए हैं, जैसे एक पूरी एक गवर्नेंस का एक वो हो गया है, फुकदान हो गया है, टोटल डिसअरे है। आप पंजाब में देखें क्या हो रहा है, आप फेडरल हुकूमत में देखें जो महंगाई की सूरत हाल है, इकोनॉमी, सब चीज़ें जो है ना इतनी तितर बितर हो गई हैं कि हमें तो मेरे ख्याल में एक बार फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। जल साहब, मैं एक सवाल के सामने रखना चाहूँगा। अभी शिबली फराज साहब की मैं लेट मी बारो हिज वर्ड्स कि वो उन्होंने क्लेम किया है कि जी वी विल टेक यू हेड ऑन, नंबर 1, नंबर 2, एंड इफ़ कंप्लायंस होती, मतलब उनका ये था, तो यू विल बी फॉरगिवन। ये क्या यूजुअल हमारा लहजा और गुफ्तगू का अंदाज़ होता रहा है, या हम इतनी सब सर्वियंस थी हमारी जिस ये सवाल उठते हैं? तो आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी तो एक्सेस रही है, आप ऊपर इसे आपने चीज़ों को देखने का मौका मिला है। हाउ डू यू लुक एट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द नेचर ऑफ रिलेशंस दैट वी हैव एंड हैड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? देखिए, ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि बिल्कुल जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो ज़ुबान नामुनासिब थी, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से के ऊपर सख्त एहतजाज भी किया गया और सख्त एतराज़ भी किया गया, स्ट्रॉन्ग डिमार्शे जिसको कहते हैं। और आगे से मेरे ख्याल में इनका कोई और जवाब नहीं आया यूनाइटेड स्टेट्स का या उनके स्टेट डिपार्टमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो पाकिस्तान का वीक पॉइंट है इस मामले के ऊपर उनको एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने ये बात रिजेक्ट की है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई फॉर्मल साजिश हुई है। लिहाजा मैं फिर कहूँगा कि मेरे ख्याल में जो जुडिशल कमीशन है वो उसका
जो है वो फैसला कर सकता है। लेकिन इसमें देखें ना कि विटनेसेस को बुलाना, जिसमें डेविड लू साहब जो है वो प्रिंसिपल शायद विटनेस हो, वो तो उनको नहीं बुला सकेंगे। शायद वो यहाँ पे हमारे जो यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनको अगर रिक्वेस्ट करें कि कोई रिटन स्टेटमेंट वगैरह भेज दें तो वो शायद वो भेज दें। तो उसको जो है मेरे ख्याल में फाइनलाइज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये एफर्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पीटीआई की जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, उनकी तरफ से डिमांड है और उनकी फॉलोइंग है। तो मेरे ख्याल में ये कमीशन बनना चाहिए ताकि इस चीज़ को वो क्लैरिफाई करे और कोई फैसला जो है वो सामने आ जाए। जी आप बड़ी साहब आप पूछेंगे, मैं शिबली फराज साहब नहीं, आप प्लीज मैं पूछ लेता हूँ। हाँ। शिबली साहब, मेरा सवाल ये है कि जो कमीशन अगर बनेगा तो वो कि पंजाब पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं, वही इदारे हैं जो आपको बार बार कह रहे हैं कि आपने फराज साहब से अभी हमारा राब्ता अभी नहीं बाल हो रहा, तो जनरल साहब से पूछ लेते हैं। जनरल साहब मेरी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि जो इदारे हैं जो आपके हमारी एजेंसीज हैं और आपको मेरे से ज़्यादा पता है, पूरी दुनिया मानती है, वो तो इदारे पहले ही कह चुके हैं कि हम आपको कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नथिंग हैज़ हैपेंड। तो फिर आप कमीशन में क्या जाके ढूंढेगी? मैं पंजाब पुलिस बताएगी हमें कि कोई रजाकार बताएगा कि कौन आके बताएगा कमीशन में? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कमीशन कायम होता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसमें काम आएंगी। जो हमारे डिप्लोमेटिक सीनियर डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो हमारे एम्बेसडर साहब थे, वो आके शायद क्लैरिटी दें। फिर जब ये डिप्लोमेटिक केबल और हमारी तरफ से जो रिस्पांस जो है उसको जब डिक्लासिफाई किया जाएगा और कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके ऊपर कोई यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन होगी, तो मेरे ख्याल में वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। लिहाजा उसको होना चाहिए और उसी में। अच्छा जनरल साहब, एक रहनुमाई फरमाएं। आपने बड़ी अहम बात की, आप बड़े अहम उहदों पर यूएन एनडीओ के चेयरमैन रहे, कोर कमांडर रहे। डू यू थिंक अगर उसमें वाकई ही उस मरासले में ये लफ्ज़ लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो हम माफ़ नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्या ये पाकिस्तान के काम में इंटरफेरेंस या इससे क्या लगता है बज़ाहिर? वो तो मेरे ख्याल में मैं फिर कहूँगा कि हमने इस तरह के स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया, उसके ऊपर एतराज़ किया और हमने उनको बताया कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और उस तरह की ज़ुबान जो है, इस तरह के धमकिया मेज़ खतूत जो है या मैसेजेस देना वो नामुनासिब है। और उम्मीद है कि आइंदा जो है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और बड़ी ताकत हो, वो पाकिस्तान की जो सफरा हैं उनके साथ इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जनरल साहब, आप क्योंकि पाक फौज इस मुल्क की हिफाजत की जमानत है, सिर्फ ये बताएं कि अगर ये उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान तो इमरान खान थे, ये लेटर उन्होंने लिखा किसको होगा, या ये शिबली फराज साहब रहनुमाई कर सकते हैं? जी उसमें जी देखें, हुआ ये है कि ये जो वहाँ के हमारे एम्बेसडर थे उनके साथ जो मीटिंग हुई डोनाल्ड लू और कंपनी की, उन्होंने उस मीटिंग के मिनट्स जो कि लिए जाते हैं, कोई भी सफारती मीटिंग हो या हाई लेवल की हो या इवन मिड लेवल की भी हो, तो उसके मिनट्स बनाए जाते हैं और वो मिनट्स फिर फॉरेन ऑफिस को भेजे जाते हैं। इस केस में जो सफारती केबल्स होती हैं उसकी अपनी एक कोडिंग होती है जो कि उस मैसेज को, ये नहीं है कि जिस तरह हम एक फैक्स या हम जिस तरह एक मैसेज भेज दें, ईमेल भेज दें, ऐसा नहीं होता। वो एक कोडेड मैसेज होता है जिसको डिकोड करते हैं यहाँ पे अपने मुल्क में, दोनों की आपस में एक वो होती हैं, एक कोड होते हैं जो कि वो उससे वेरीफाई करते हैं कि ये मरासला जेन्युइन है और ये यहाँ से आया है। तो ये उस मीटिंग के जो कि हुई वहाँ के अहदेदारों के साथ, फॉरेन ऑफिस के और हमारे एम्बेसडर के साथ, तो उन्होंने अपनी वो रिपोर्ट भेजते हैं। उसमें ये नज़र आया जिसमें कि ये बातें हुई थी और ये एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए थे, जिसमें कि जिस तरह मैंने कहा कि उसमें अगर लिखा हुआ था कि अगर अदम एतमाद कामयाब न हुई तो वी विल टेक यू हेड ऑन, और अगर कामयाब होगी तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ये तो 100% ये उसमें ये है। मगर शिवली साहब, ये मैसेज किसके लिए था? ये मैसेज किसको दे रहे हैं वो?
ये तो देखिए ना, एक गवर्नमेंट जो है दूसरे गवर्नमेंट को, मैं वो इमरान खान को उसके कह रहे हैं कि अपने खिलाफत में इत्मीनाद करो, जरा क्लियर करें ना, ये मैसेज किसके लिए था, ये नहीं समझ आ रही। देखें, ये मैसेज था उस सफीर को दिया गया था कि आप अपने मुल्क को ये बताएं, अपने फॉरेन ऑफिस को, कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर आपका अदम एतमाद न कामयाब हुआ तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या कामयाब हो गया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसलिए ये जो मैसेज था, ये तो बुनियादी तौर पे उन्होंने साउंड किया था कि वो चाहे उस वक्त की हुकूमत के लिए हो, मेरे तो समझ में यही आता है कि उस वक्त तो हमारी हुकूमत थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो जो एड्रेस थे वो यही थे कि ये जो, और ये बात सिर्फ उन्होंने कोई हमसे थोड़ी की होगी, जो भी उनके लोकल एक प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कि अभी शुरू में आपने बात भी की कि जनरल साहब ने भी बात की कि उनकी जो मीटिंग्स हो रही थी मुख्तलिफ लेजिस्लेटर्स के साथ, मुख्तलिफ पार्टीज के मेंबरान के साथ, तो मे बी कि ये वो उसको अमली ऑन ग्राउंड जो है तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे। अभी जनरल साहब आपने ये बात कही, और ये बात उन्होंने, ये जो डिप्लोमेट हैं माशाल्लाह एक बड़े सेहतमंद से जो बहुत लोगों को मिल रहे थे, वो एक क्या है इसका तरीक़ाकार, कानून क्या है? आप भी सेंसिटिव इदारे में सब करते रहे हैं कि इस तरह ओपनली वो मिल भी रहे हैं, उसके बाद एक डिमार्शे भी आया हुआ है, तो क्या ये इसको वी शुड लेट इट गो, या इसका कोई तरीक़ाकार है कि वापस रिपोर्ट करते हैं मेंबर पार्लियामेंट किसी को कि इस डिप्लोमेट से हमारी क्या बात हुई है? इसकी ये क्या तरीक़ाकार है, इस पर कोई रोशनी डालेंगे? ये मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके बारे में मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है। और ना सिर्फ ये जुडिशल कमीशन इसका जो है बाद में ये बना सकते हैं, बल्कि जो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर साहिबान हैं, उनका भी इस पर नोटिस देना चाहिए कि अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स हमारे लेजिस्लेटर से मिलते हैं तो क्या उनको किसी से इजाज़त देने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर उनकी मुलाकात होती है तो उनकी जो फीडबैक है वो किसको देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, सर्वेंट्स हैं, वो तो हमेशा से वो आते हैं और वो अपना जो है पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं। मेरे ख्याल में अगर इस तरह कोई सिलसिला जो है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी हो जाए तो वो बेहतर होगा, डेमोक्रेसी के लिए भी, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए भी, और इस तरह की जो हमारे फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, उसमें भी शायद मेरे ख्याल में इस तरह के हिकअप जो है वो उससे शायद कम हो जाए। शिबली साहब, मैं आपसे ये आपको याद दिलाना चाहूँगा, विकीलीक्स में एन पैटरसन के साथ हमारे जो उन्होंने लीक्स की थी कि जनाब ये क्या है, आप सियासतदान हैं बड़े अरसे से, और जो है वो ये जाके फिर ये हुकूमत समझते हैं, उधर से मिलती है, ये क्या तअस्सुर पाया जाता है हमारी पॉलिटिकल एलीट में कि ये इधर की हुकूमतों के रास्ते कहीं वाशिंगटन उधर से वाइट हाउस से आते हैं, या ये मैं ख्याल है? शिबली साहब जी देखें, असल में बात ये है, जहाँ तक कि गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मुझे अच्छी तरह याद है बीइंग अ कैबिनेट मेंबर कि हमें ये फॉरेन ऑफिस के थ्रू जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू रूट होके आती हैं। अगर फॉरेन ऑफिस ओके करेगा तो फिर हम उस डिप्लोमेट, उस एम्बेसडर के साथ हम मिलते हैं, और फॉरेन ऑफिस का बंदा भी उस मीटिंग में शामिल होता है जो कि मिनट्स ले रहा होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो कि हुकूमत में शायद नहीं हो या हुकूमत में हो, वो जो है तो उसका कोई तरीक़ेकार का मुझे सच्ची बात है कि इल्म नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारे मुल्क में एक और बड़ी बीमारी है, और वो है कि, और वो हर लेवल पे है, कि जितनी मीटिंग्स होती हैं, अगर आप दूसरे ममालिक का देखें, चाइनीज का, जापानीज का, अमेरिका का, किसी का भी देखें, तो कोई भी सरकारी मीटिंग होती है उसमें मिनट टेकिंग होती है, वो मिनट्स दिखाए जाते हैं, वो शेयर किए जाते हैं, और वो उस इंस्टीट्यूशन की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। क्योंकि आज आप वजीर हैं, मेरा ख्याल है वो एज यूजुअल भट्टी साहब वही टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसमें आप जल्दी जनरल साहब ने बड़ी माकूल बात की है कि इसके फैक्ट्स आगे आने चाहिए। आगे मैं उनसे सवाल, अच्छा शिबली साहब, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि जब बार बार कोई
अपोजिशन या हुकूमत ये कहे कि हमें धमकी में इस लेटर आया, हमारे साथ एक गलत काम हुआ है और इदारे कहे कि नहीं हुआ, तो आप नहीं समझते कि हम एक किस्म के इदारों पे अदम एतमाद कर रहे हैं, या पाकिस्तान में एक जो पाकिस्तानी है तो उसके लिए कोई इतना कोई प्लेजेंट चीज़ नहीं कर रहे? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तो जाहिर है कि इसको यही बदकिस्मती समझेंगे कि ये इस किस्म की सिचुएशन जिसमें कि तो इसके लिए तो बेहतरीन तरीका यही है जो कि हमने सजेस्ट किया था कि जुडिशल कमीशन हो जाए, बिकॉज समझते नहीं ये बहुत सीरियस एक चीज़ हुई है जिसपे कि इट इज़ वर्थ इट कि हम इसको एक ऐसे न्यूट्रल फोरम पे ले जाएं जो कि इस चीज़ को का तयन कर सके कि आया ये क्या हुआ। बेशक वो एंड में उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन कम से कम एक मीनिंगफुल एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि क्रेडिबल हो वो इस चीज़ का तयन करे, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये बात है बड़ी। मेरे ख्याल में ये हमारा वक्त भी मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा महमूद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की इसके कोशिश जो सामने आ सकें जो पोशीदा हैं या नहीं हैं। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। कुछ खबरें और हैं कि पंजाब में क्या ड्रामा हो रहा है, मोहन सलाई साहब की गिरफ्तारी का भी मामला है, और पावर सेक्टर तो हमारे लिए वैसे आखिरी झील है। तो ये क्या सिलसिले हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कल वाला मामला है और फंसा हुआ है। अब दो जगह पे हमारी जो सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? काई साहब, आपकी भी जिंदगी गुजर गई और हमारी भी जिंदगी गुजर गई। जितना जमहूरियत और आइन और कानून को अब रोंदा जा रहा है ना, इससे ज़्यादा आप जमहूरियत की और मुल्क के आइन की तजलील नहीं कर सकते। सबसे अहम असम्बली इजलास में फिनांस बिल होता है जिसमें आपने पंजाब की 12 करोड़ आवाम का फैसला करना है किस मद में कितने पैसे रखे। 2 महीने से गुजरा नहीं मना और इजलास चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा, और आज 2 इजलास हो रहे हैं। पहले हमजा शहबाज फलैटी में वज़ीर आला मुंतखब हुए, आज ऐवान इकबाल में हो रहा है, परवेज़ इलाही साहब वहाँ ला रहे हैं। तो इस असम्बली को ताले लगा दें। अगर एक तरफ हम कहते हैं ये मुकद्दस है वहाँ है, और हम मानते हैं पार्लियामेंट मुकद्दस है, इसमें कानून साजी होनी है, इससे ज़्यादा आप क्या तजलील करेंगे आइन की, कानून की? तो फिर ये बजट पेश करने की ज़रूरत ही क्या है? इसका मतलब है ये मोटरवे पे एक बंदा जाए, बड़ी फ्लाइंग कोच ले, बंदे पूरे करे 70-80, जितने जैसे कोरम पूरा होता, तो रास्ते में पिंडी पहुँचते हुए कर दे पूरा। आपको उधर उसमें ऐवान इकबाल में भी जाने की क्या जरूरत थी? अगर असम्बली आप समझते हैं कि इस काम के लिए नहीं है जहाँ कानून साजी होनी है, फिनांस बिल सबसे अहम तरीन बिल है, तो उसके लिए आप तजलील ये कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो लोटा है मजारी, जो आपको पता है वो PTI का है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है फ्लोर क्रॉसिंग करने वाला। दूसरी बात यह है कि स्पीकर के होते हुए आप डिप्टी स्पीकर को कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपने ना आइन का ख्याल किया, आपने ना कानून का किया, ना जमहूरी रवायात का किया, आपने आज तदफीन की जमहूरियत की। ऐवान इकबाल में स्पीकर बैठा है और डिप्टी स्पीकर मलक साहब, वो सही है या गलत है? वो मुनर्रफ अरकान है, उसको उसकी पार्टी का सरबराह ख़त्म कराना चाह रहा है, वही बंदा वज़ीर आज़म मुंतखब करा रहा है, और वही असम्बली छोड़ के ऐवान इकबाल में वो बजट पास करा रहा है। कैसे चलेगा मुझे ये? तो आपकी समझ नहीं आ रही। मैं तो एक अजूबा इतना खुश हो रहा हूँ कि दुनिया में कभी नहीं हुआ कि वोटर एक असम्बली बनाए, असम्बली उसकी 2 बना दे। ये तो जादू है। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसा मुल्क है कि आपने एक असम्बली बनाई, वोट से उन्होंने 2 बना दी। यार ये तो बड़ी मजेदार आपके वोट की भी तस्दीक है। कोई भी है मुंतखब आवाम के वोटों से गए हैं ना, ये अच्छे हैं बुरे हैं, किसी पे एलिगेशन लगता है धांधली का नहीं लगता, तो क्या ये मेरे और आपके या 22 करोड़ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो एक छत के नीचे बैठ के फिनांस बिल नहीं मंजूर कर सकते? मैं आपको 1-2 ही बातें रवायती कर सकता हूँ ना कि आज लाहौर का तकरीबन 113-114 टेम्परेचर है, उसमें 11-12 घंटे बिजली नहीं। फ़ारेनहाइट बता दें, क्योंकि अगर सेंटीग्रेड्स भी 50 को टच कर रहा है। मैं बता रहा हूँ दुनिया में, अगर आप खुदा की कसम आप दुनिया का मैप देख लें, आप जिस पंजाब की बात करें वो हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ है।
इससे पहले सर्दियों में ये लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर हो गया। जहाँ ज़िंदगी इस तरह अजियत में फंसी हो, वहाँ आप 2-2 महीने लड़ रहे हो, कभी आप होटल में चले जाएं, कभी आप अवान इकबाल चले जाएं, कभी स्पीकर ये कहे कि नहीं पहले IG को बुलाओ फिर मैं इजलास बुलाऊंगा। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आप अपने वोटर की तौहीन नहीं कर सकते, मेरी तो ये राय है। अच्छा कायद साहब, ये सारे मामला अदालतों में ही जाने हैं, तो फिर असम्बली क्यों बनाते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें, इलेक्शन में खरबों रुपए मुल्क का क्यों लगाते हैं? मैं पहले तो ये सोच रहा हूँ कि इससे अवाम का ज़्यादा नुकसान होगा बिल इतना पास होने से। कायद साहब सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे तो पहले बड़ा डिप्रेशन निकला है। राजा रियाज साहब का 1.5 करोड़ रुपया कर्जा निकला है। वो जो इलेक्शन कौन से कमीशन राजा रियाज? जो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, डिप्टी हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके जो गोशवारे हैं, तो वो बड़े गरीब आदमी काजी साहब देखिए, उस वक्त से ये एक बात अच्छी है, कर्जा ना शहीद को ही नहीं माफ। दुनिया में सबसे ज्यादा अफजल मौत जो मेरे अल्लाह को पसंद है, शहीद जो उसके रास्ते में जहाद में दी जाए, इस्लाम और कुफर की लड़ाई में। ये जो इधर उधर करते हैं ये नहीं। तो राजा रियाज का अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो मकरूज है। तो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि ने एक जगह तशरीफ लेकर गए जनाजा पढ़ाने, तो किसी ने कहा ये कर्जा है, तो आपने जनाजा नहीं पढ़ाया था। तो सारे पैसे इकट्ठे करके राजा साहब का कर्जा ना उतारें। देखिए हम सारे पैसे इकट्ठे करके पहले IMF को उतार रहे हैं। मलिक साहब मेरा आप क्या राजा रियाज से आप नहीं पैसा अपने हिस्से का डालना चाहते? मैं और कोई बंदा ढूंढ लूंगा, लेकिन यार आप पोजीशन लीडर है आपके मुल्क के। मैं ये कह रहा हूँ इस मनी बिल के ना पास होने से ज्यादा नुकसान पंजाब की आवाम का होगा या ठेकेदारों का होगा? मेरे ठेकेदारों को होगा। आपको पता ही है जो हमारे साथ होता है, जो हम करते हैं, बस छोटी छोटी चीजें जो मैं आज बजट देख रहा हूँ, छोटी सी चीजें, बड़ी बड़ी रकमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डेवलपमेंट बजट में आज एक ही चीज देख रहा था छोटी सी, जिसमें आपने देख रहा है डेवलपमेंट बजट का मतलब है सड़कें बनेंगी, लोगों को कुछ, वो आपका ठेकेदार आएगा, वो काम होगा, चलो छोटा मोटा कोई स्कूल बन जाएगा। इस हुकूमत की इनएफिशिएंसी ये कि हमारा जो गैर तरक्याती बजट है वो ज्यादा है, तरक्याती बजट कम है, तो बच्चे तो बारी कहीं नहीं है। 470 अरब रुपया तो हेल्थ के लिए हमने रखा है। हाँ, तो वो भी सारी तरह यही मैंने सुन रहा था, वो क्या 470 इतने ही को तकरीबन एजुकेशन पे 12 करोड़ लोगों की सेहत पे 470 अरब। अच्छा कायद साहब, आपकी इतला के लिए जो कौमी सूबाई असम्बली में भी बिजली चली, सारे वसाइल चले, वो पंजाब हुकूमत के पैसे जाएंगे, आपके मेरे टैक्स पेयर के। ऐवान इकबाल में भी जो 2 इजलास हुआ, जैसे एक खातून को 2 शादियों की इजाज़त नहीं बैक वक़्त, ऐसे आइन में फिनांस बिल पे 2 इजलासों की इजाज़त नहीं है। ये गैर शरई काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर अखलाकी काम कर रहे हैं, लेकिन पूछेगा कौन? मेरा आप दोनों से एक सादा सा सवाल है, प्लीज ये सवाल कायद साहब, ये सवाल है। देखिए हमने जो सरकारी मुलाजिम इसलिए बनाते हैं ना कि आवाम की खिदमत करे, बड़ी अच्छी बात है। हमने उनको कहा जी आपकी 30% हम सैलरी बढ़ा रहे हैं, जिसकी 100 रुपये 130 होगी, उसका इनाम है, मैं उसके खिलाफ नहीं। मुझे पता है जिसके लिए उसने काम करना है, आवाम के लिए इस बजट में क्या है, ये मेरा आप दोनों से सवाल है। जो बंदा जिसके लिए ये मुल्क बना है, जो असल इसका हीरो है, उसके लिए क्या है? इस मुल्क का बजट जो है वो इस मुल्क के खवास के लिए बनता है, इसके मुल्क के अवाम के लिए बनता। आप किस चक्कर में है? अवाम के लिए नहीं बनता काजी साहब, जमहूरियत है, खुदा का खौफ खाएं और छोड़ें यार। एक वो भट्टी साहब अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए बनता होता तो 130 अरब रुपए का कर्जा होता, तो आप दुनिया के सबसे गंदा शहर लाहौर होता। अगर यहाँ पे आप अनप्लैंड यहाँ पे सेटलमेंट्स आपने बनाई, झोपड़पट्टियां बनाई, कराची को दुनिया का गंदा तरीन शहर बना दिया, दुनिया के टॉप 10 शहरों में था, आप दुनिया के 3 गंदे तरीन शहरों में है। तो मुझे बताएं ना, पैसा मेरा कहाँ? ये तो ठेकेदारों के साथ मिलकर खाया आपने, नहीं खाया? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये ठेकेदारों का नुकसान हो, अब सारा तो होना ही होना हमारे साथ। हमें क्या टक्का मिलना है? अस्पताल में कभी गए आप? मैं गया था जना अस्पताल में एक दिन, और मैंने देखा कि ये बेचारे डॉक्टर हैं या मजदूर हैं, इधर भाग रहे उधर। नहीं, आपको तो फिर डॉक्टर अंदर आ गए। मैंने अपनी इन आंखों से बिल्लियां देखी। अच्छा, ये तो जू गए थे आप? जना अस्पताल हॉस्पिटल। अच्छा, अभी चले जो जिसको शक है, चदरें फटी हुई थी और मरीज वार्ड में लेटे हुए थे जमीन में, जैसे अल्लाह रहम करे कोई इंसान ही नहीं है। मैं एक छोटा काजी साहब, ये 22 करोड़ आवाम का है, और ये जो चंद खानदान मसल्लत की हैं, मसल्ला हुकुमरान, मसल्ला है। ये मसल्ला किससे? आपके वसाइल पे मसल्ला है, इससे आपका खून निचोड़ते हैं, बैरून मुल्क अरबों रुपए बनाते हैं। और इधर एक सेशन कितने का पड़ा?
3 दिन इजलास होता रहा, इसका बिल देखें, इसके पैसे कितने न देखें, ये मेरे और आपके टैक्स पेयर से जाने हैं। भट्टी साहब जी, मगर इसका एंड क्या, असल मेरा दोनों से सवाल है, देखें 2 असेंबलियाँ बन गई ना, अब वो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी और गैर जमहूरी है, हुकूमत कह रही है कि ये गैर अखलाकी गैर कानूनी। भट्टी साहब क्या इसका एंड क्या होगा? यार देखें मलक साहब, मैं आज देख रहा था वो असम्बली के बाहर अपोजिशन लीडर सब्तान खान है, कोई 15 बंदे अपोजिशन के कोशिश कर रहे थे मैं 2-2 लफ्ज़ बोल लूँ। इधर ना हुकूमत को अवाम से कोई तल्लक है ना अपोजिशन का। अवाम का अगर खुद ना निकली, हमारा एक दोस्त है कादी सही, वो कहता है या अशराफिया की माशी हालत ठीक होगी या आवाम की। ये नहीं हो सकता कि चंद खानदान लूट के खरबों रुपए ले जाए और गरीब आदमी को रिस्के हलाल से। क्या बनेगा इसका अंजाम, क्या होगा? अंजाम क्या होना है यार, ये अंजाम हो गया है। अब क्या आम बंदा माइनस हो गया, आम बंदा खत्म हो गया। अब शेर ने करना है। शेर कौन है? IMF। क्या मतलब आम आदमी खत्म हो गया? शेर आ गया, दरख्त भी नहीं है हमारे पास, और की होएगा जी, उन्होंने कहा जी उन्होंने शेर ही नहीं करना। बट थोड़ी सी बताएं, जब भुट्टो के ज़माने में स्टूडेंट को कुछ मिला था, ताजरों को मिला था, कोई मजदूरों को मिला था, बसें फ्री हो गई थी, तालीम फ्री हो गई थी, ये कुछ इस तरह का बजट कभी नहीं। रिश्वत फ्री हो गई अब। अरे काई साहब जरा मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी नज़र में हराम का पैसा जो भी खाता है उसका कोई भी प्रोफेशन है वो जहन्नमी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है। वो नैब की 2-3 तरमीम आपको ज़बानी याद है जो इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने की है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने, क्या थी 2-3 तरमीम ज़बानी? तो हमें बता दी थी लोगों को कि हम 1-1-85 से शुरू करेंगे, उसके बाद जो 1-1-85 के दौरान जिसने फ्रॉड किया, अरबों रुपए लूटा, वो अनटचेबल है कि आप सीधा सीधा खानदानों का नाम लिख के आइन में डाल दें। अच्छा, इनको करप्शन इनके लिए जायज़ है, बाकी दफा करें। अच्छा, मुरसलाई साहब वापस चले गए हैं मेरे ख्याल में। मोनसलाई साहब को सजा मिली इमरान खान का, जिस जो FIA नोटिस हुआ ना, नोटिस अरेस्ट पता नहीं कोई अरबों रुपए की। चंद दिन पहले यही FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमजा शहबाज शरीफ साहब और याद रखे आपने शहबाज शरीफ खुद कहते थे मेरी बड़ी तस्लील की गई है। ऐसे ही है, ऐसे ही अमल देखें, आज वो FIA उन्हीं वही सरकारी अफसर अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सरकारी अदारे रेंट कार का काम क्यों करते हैं? ये आइन और कानून के मुताबिक क्यों नहीं चलते? एस्टैब्लिशमेंट में, फौज में एक अच्छी बात है, किसी भी बंदे को एक ओहदे पे ज़्यादा देर नहीं रखते क्योंकि वो ज़ाती मुलाज़म बन जाता है। FIA ने इस FIA को सेक्रेटरी साहब वही इंटीरियर हमारे दोस्त भी हैं, बंदा उनसे पूछे अगर मोनस वाकई मुलजम था, अच्छा यार, 6 महीने पहले क्यों नहीं उसको बुलाया? तो आपका कहने का मतलब हमारे जो सरकारी मुलाजिम है वो रूल्स कानून के बजाय हुक्मरानों के गुलाम है, वो असूल के लिए चंद के अलावा 100% अगर हुक्मरान वक्त कहे मलक ताहिर की गर्दन काट दो तो ये काट देंगे। तो मुलाजिम फिर किस तरह? ये तो फिर यार ये आपको प्रेशराइज करते हैं कि आपका बंदा कैमरा में जाके बयान दे। ये मैं बताता हूँ, अनबिलीवेबल काम हो रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं मैंने सुने। एक और भी तो काम होगा ना मलिक साहब, जी, आपको मुबारक हो, तो बयानिया शयानिया बड़ा पुख्ता हो गया आपका। परवेज मुशर्रफ साहब को भी नवाज शरीफ साहब ने मैग्नेनिमिटी दिखाई है कि जनाब वो तशरीफ नहीं, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मूव है, सीधी सीधी बात है। मैं वो थोड़ी सी तरीके से कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ क्लेवरली प्लेइंग वो चाह ये रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है स्टैब्लिशमेंट का उनको खुश कर लो, उनको बताओ भी हम तो आपके जाने मन। हमारा बयानी था कि इमरान को आप था या बयानिया था? नहीं, हमारा बयानिया सिंपल ये था कि इमरान के लिए मुश्किल बनाओ, ये स्टैब्लिशमेंट रहेगी इमरान पे। माफी चाहता हूं, आप बताएं, एक बयान है आपने यार आपने आर्टिकल 6 लगाया, वो आपने 100 दफा कहा कि इमरान 2 नंबर था, परवेज मुशर्रफ साहब 2 नंबर को क्या आर्टिकल 6 लगाया उसका से मुझे सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 1000 दफा कहा मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लगाया है, उसकी सजाए मौत है कि हम इसको बाहर से लाएंगे। ठीक है, और अचानक आप एक तरफ मरियम नवाज कहती थी आर्मी चीफ रिजाइन दे DGI से, ये अचानक ये बयानिया कितने मनोमट कब्र तले दफन किए? ये पॉलिटिकल मूव है, मैं बेअसूली है। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि इमरान ने, क्योंकि आजकल थोड़ा थोड़ा जायका आ रहा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो मेरी राय है, वो चाह रहे हैं कि हम आराम से बीच में निकल जाए और ये आमने सामने हो जाए। नहीं, मुझे आप एक जवाब दे। इसका मतलब ये है कि जो फौज पे अटैक आ रहा था वो किस वजह से था? नहीं, इमरान के आप NRO के लिए कर रहे थे, वो तो कर रहे थे, तो मिल भी गया, खत्म हुई NRO के लिए, उनको तो मिल गया, कोई नजरिए से ताल्लुक मिल गया, पावर मांग वो सारा जो यहाँ पे बयानिया मीडिया पे चला और चलाया गया वो सारा 2 नंबर था, वो सारे
अफराडी सही कह रहे थे हैं। जो कह रहे थे ये सिविल सोसाइटी जा रही थी। सही कह- मलिक साहब, आपके साथ हाथ हुआ है, मैं- आपके साथ हाथ हुआ है या आपको पता काजी नहीं साहब, है? पावर काजी स्ट्रगल साहब, आई एम सॉरी फॉर इट काजी साहब, पावर मैं- स्ट्रगल थी अच्छा मलक साहब, मैं दर्जनों बयानात दिखा देता हूँ नवाज शरीफ के इमरान मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 का, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इबरत बनाएंगे। अब तो आपने अवाम से वादा लेते रहे हमारा साथ दोगे, ऐसे ही है, मेरे ऐसे ही। साथ चलोगे, ऐसे ही है। बोर्ड को इज्जत दोगे। आज आप कह रहे हैं आ जाइए, बीच में बैकडोर है क्या, कोई मसला क्या है? मसला ताकत है, पावर मिल गई है उनको, किसी ने कहा भी अगर आप ताकत नहीं है, नताकती है। ये यार, नताकती है। काजी साहब, इससे अब पता चलता खुदा का है खौफ कि है। आप दुकानदार हैं, सियासतदान नहीं है। वही है। सियासत पैगंबरों का पेशा है, बिल्कुल सही है। वारदातियों का, मगर अफरादियों का इसका नहीं है। इस पॉलिसी ये का इसका नतीजा ये मतलब वो है। भट्टी साहब इसका वाली मतलब बात ये है ना कि ना एक मिनट you have मुझे no देना। ethics। एक इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, क्या अपनी जात के लिए लड़े ना, आपको पहले अदालतें बुला रही थी, आपकी गन पे तो था जी कि आप पे फर्द जुर्म लगने लगी है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम है, आप साइन कर रहे हैं, आप तुर्की जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, अच्छा, मैं आपको आप खबर दे अच्छा दूं। सलामत बन अब मैं गए। खबर तो दे जात की लड़ाई थी, एक साबित तो हो गया। आपकी सियासत बोर्ड का का बयानिए की तदफीन हो गई। दूसरी, नवाज शरीफ ने इसके बदले क्या लिया इस ट्वीट के? चले बता दें आप, वो भी मुल्क में आएंगे और उनके केस खत्म होंगे। तो बस यही प्यार का वादा कादी 50-50 साहब, ये है बयानिया ये है बयान। कि मेरा डाका माफ कर दो, मेरे लूटे हुए माल माफ कर दो, मुझे अदालतों अच्छा ने बड़ी सजाएं साहब जिन्होंने बेचा था वो बुला लेंगे वापस। वो ना चाहते तो नवाज शरीफ की जरूरत है ये बयान देने की, वो तो उसकी जद्दोजहदी तो आप फिर आप जाएंगे एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए और सारे यार जाएंगे। इसका आप बिल्कुल। सीधा आवाम को बताएं ना कि ये जो मुबैना 2 नंबर माल था उसके बचाव की लड़ाई थी। बिल्कुल सही। हैं? I agree और with उसके you। लिए हम बिलावजा यार मैं काजी आप सच- बिलावजा मैं बयानी की सपोर्ट करता रहा नहीं, भट्टी काजी, you are साहब। right। मेरे नाल तो हाथ हो गया जी। नहीं, लोगों से वादे लिए, हैं? मेरा साथ दोगे, मेरे साथ जियोगे, मेरे साथ मरोगे, और मैं आपकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, मैं जमहूरियत की जंग लड़ रहा हूँ, मैं किसी डिक्टेटर की डिक्टेशन नहीं लूंगा। मैं तो आज बयान देखे मेरी आंखों को यकीन नहीं आया। मैंने कहा शायद फेक अकाउंट है। फिर मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा इसे काउंटर चेक कर लो, फेक अकाउंट बड़ी ना साहब हो। भी बड़े मासूम है, हमने तो एक्सटेंशन के लिए वोट दे हम दिया नहीं था, उस दिन मासूम, काम खत्म हो गया। मलिक साहब हमें और तब भी यार पता था, काजी, हमें तब भी आपने- पता था वारदात और काजी फ्रॉड साहब, है। यार आप दुनिया सिर्फ पे- आपको नहीं पता था। अच्छा, मलक मुझे आगे बता बढ़ते दो हैं। काजी, मुझे लास्ट क्वेश्चन मेरा ले नहीं, लो। मेरा अगर last आपने question, बोर्ड मलक- को इज्जत देनी थी, आपके मलक एक्सटेंशन मेरा का वोट भरा देना नहीं, बनता मेरा था। मेरा ये नवाज शरीफ और को मेरा आपको पता अच्छा है यार क्या- आगे लंबा तंगड़ा पढ़ा नहीं। हाँ। जिस मुल्क में मुंतही वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद हो और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए 350 वोट मिले, वहाँ जमहूरियत कैसी होती है? भाई जमहूरियत यहाँ तो यू टर्न है भाई, सारे यू टर्न लेते रहते हैं अपने अपने फायदे काजी के साहब, लिए। आप राय हमें दे बेवकूफ बनाया हुआ है। कि मुंतही वजीर आजम जिसे अवाम वोट दे। बात सिर्फ ये है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर हमें मुझे सपोर्ट करेगी तो अच्छी है, किसी दूसरे को सपोर्ट करे तो बुरी है। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की है, देखिए फौज मेरी है, पाकिस्तान की है। अगर एक आधा आदमी चलें। कोई गलत करता है तो उसको हम फौज से लथी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बस यही है जो भी है, हमने तो कोई बात। अच्छा, ये पावर सेक्टर के मसाइल बड़े, मिफ्ता इस्माइल साहब, बड़ा दुख है और आवाम का बड़ा दर्द है। और जिस तरीके से वो माशाल्लाह इस मैशत को ठीक करके पाकिस्तान को बचा रहे हैं। पाकिस्तान बच गया, मुबारक होए भट्टी साहब। 60 रुपए, और पाकिस्तान को बचाने की जरूरत पड़ी तो हम 310 अच्छा, भी कर सकते पहले हैं आपने और 260 भी कर सकते हैं। इमरान खान के दौर में कह रहे थे आपने स्टेट बैंक की पाकिस्तान का इज्जत बेच दी, वकार बेच दिया, IMF ठीक कह के रहे, पास वो निजी ठीक रख कह रहे, दिया। वो ठीक कह रहे। अब IMF के आगे लेट के गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, नाक से लकीरें निकाल रहे हैं कि पेट्रोल आप 150 से 310 पे करने चले हैं। ये बचाया पाकिस्तान आपने? कहते हैं काजी साहब, खुदा का खौफ करो, आपने पाकिस्तान की आवाम को जिंदा द्रोह किया है। वजीर खजाना कह रहे हैं पावर सेक्टर को नहीं सुधारा तो ये मुल्क की मैशत को ले डूबेगा। इन्हीं के वजीर ख्वाजा आसफ साहब फरमाते थे बिजली नहीं बन रही, ये दिन दहाड़े डाका हो रहा है। यार ये बताते हो ना, डाका बंद करते हो ना, इधर पकड़ते हो की करिए मलिक साहब, ना थोड़ा बयानिया रहा मैं ना थोड़ा हैरान हूं। दौरानिया नहीं, रहा। मैं- चले एक थोड़ी सी न्यूट्रल बात कर लूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अभी गाहकी लेट डूबेगा, वो आप डूब गए। 4000 अरब रुपया आपने इनके खाते में डाला हुआ है, गैस बिजली, इसके अगर आप पैसे दें 4000 अरब। देखिए सिंपल सी एक बात है, खरीदना आपने बिजली किस में है? डॉलर में। और आपने किन पाकिस्तानी को बेचनी है जो 210 रुपये का डॉलर है? आप मुझे बिजली डॉलर में बना के डॉलर में मेरे से पैसे ले रहे हैं। दुनिया में इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? मुझे इसका जवाब पड़े पावर सेक्टर डिस्टॉर्शन कास्ट पाकिस्तान ये billions। डूब चुका है, ये खत्म हो गई है बहस, इट इज ओवर। ये वही भट्टी साहब जो मैंने आपको भट्टी डाटा साहब दिया। जरा सुनिए कि एक साल में 18 अरब डॉलर का नुकसान करता है हमारा बिजली का सेक्टर। और सॉरी, ये सॉरी, हम आप दो आपकी बात टकों काट के रहे हैं। लिए ये हमारे नाक में कीड़े निकलवा रहे हैं
और अवाम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। 18 अरब डॉलर नुकसान करता है तो आम आदमी जिसकी माँ बीमार हो जाए, पैनाडाल नहीं मिलती मेडिकल हॉस्पिटल से, काजी साहब किन वैशी दरिंदों के आगे इस कौम को फेंक दिया है। खुदा के लिए इस कौम पे रहम करो। इसका मतलब ये है कि कैसे दो चीज़ें, अगर हम इसको इंसानों की तरह अकल के साथ चलें ना, 12-15 बिलियन डॉलर हम बचा सकते हैं। आपने 18 बिलियन डॉलर की बात की, आपको पता है कि IMF से डील चल रही है, उन्होंने सिर्फ 1 बिलियन डॉलर आपको जुलाई में देना, ये वादा है। जब 1 बिलियन डॉलर मिलेगा तो उधार मिलेंगे तो हमारे सांस चल जाएंगे। 1 बिलियन डॉलर के लिए आपने दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को दिमागी मरीज बना दिया। 12 बिलियन डॉलर नहीं आप बचा रहे। ये है हमारी हुकूमरान, ये है हमारा सिस्टम। आप एक, और मैंने खान साहब को, मेरा ख्याल है कातों ने याद हो ना हो, ये कह दो कहीं सवाल ही पैदा नहीं मैंने हुआ। उन्हें अर्ज किया था कि द बेयर मिनिमम जो लगेगा, और यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, मैंने उन्हें कहा यहाँ पे बिठाएं, जाके वो रिसीवर्स बिठाएं। डॉक्टर इकरामुल हक ने ये कहा कि रिसीवर्स बिठाएं, इनका ऑडिट करें, इनके मुआहदे निकालें, और मुआहदे निकाल के देखें कि पाकिस्तान का बोलो राम किसने करवाने की साबित हो गया किसने किया। इसका मतलब ये है कि यू आर हैंड इन ग्लव विद देम। वेरी राइट। आप आज हमें IMF अगर दिवालिया करवा रहा है तो उसमें आपका भी हाथ है। अच्छा भट्टी साहब, आपसे क्यों एक भट्टी सवाल है साहब? मेरा। आप बताएं ना, खैर, जवाब एक मिनट दें। भट्टी ये साहब, अपना हिस्सा ना लेते तो आज मुल्क दिवालिया ना होता। हो चुका है ऐसा। ये बात है कि कोई जो मैं बाबर इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, अंदर वारदात ना हो तो बाहर वाला कोई साजिश नहीं कर सकता। बहरहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।